अच्छे काम करने चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा जरूर कुछ और होगा। ठीक है। हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेसिकली मटेरियल कॉस्टिंग, और मटेरियल कॉस्टिंग में हमने ईओक्यू के बारे में आपसे बात डिस्कस करी थी। ठीक है, इसने बताया था कि कैसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एक ऑप्टिमम ऑर्डर साइज को फाइंड आउट करते हैं, जिस पर हमारा ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो हमारा मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, इस पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो मिनिमाइज हो जाता है। और अगर हमारे पास डिस्काउंट ऑफर है तो डिस्काउंट ऑफर में किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं वो भी हमने इसमें सीखा। डिस्काउंट ऑफर जो हमारे सामने होता है उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे वो भी हमने सीखा। अब आज की क्लास में हमने एक नया टॉपिक और करना है। स्टॉक लेवल का एक टॉपिक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो मैंने बेसिकली आपके लिए लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक है स्टॉक लेवल। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, स्टॉक लेवल कराने के बाद अगली क्लास में कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और फिर धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि इफ़ यू कैन रिकॉल कि परचेस मैनेजर दो बेसिक प्रॉब्लम फेस करता है। परचेस मैनेजर नीड्स टू डिसाइड, क्या डिसाइड करना होता है इसमें? एक तो हाउ मच क्वांटिटी टू ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी उसने ऑर्डर करनी है, और दूसरा उसको देखना होता है व्हेन टू ऑर्डर, ये ऑर्डर उसने कब देना है। हाउ मच क्वांटिटी टू ऑर्डर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके लिए वो क्या करेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को देखेगा, या वो डिस्काउंटेड ऑफर को देखेगा, डिस्काउंटेड ऑफर देखेगा। ठीक है, विच एवर इज बेटर। दूसरा आपको देखना है व्हेन टू ऑर्डर, जो हमने आज डिस्कस करना है। परचेज मैनेजर को दो बातें तय करनी होती है, एक तो कितनी क्वांटिटी मंगानी है और कब उसने ये ऑर्डर प्लेस करना है। कितनी क्वांटिटी मंगानी है उसके लिए हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखी, और उसमें डिस्काउंट ऑफर वाला क्वेश्चन भी देख लिया। सेकंड क्वेश्चन उसके सामने आता है कि उसने ये ऑर्डर कब प्लेस करना है। जैसे कि आपके घर में मान लीजिए आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, बहुत सारे खाने पीने के आइटम्स आपके घर में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब आटा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, चावल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मसाले, चीनी, चाय पत्ती पूरा ख़त्म हो जाती है, फिर आप परचेज़ करने जाते हो, ऐसा नहीं होता। जैसे आपकी मम्मी या पापा को लगता है कि चावल अब अगले एक दिन का, या अगले दो दिन का चावल पड़ा हुआ है, या अगले 4-5 दिन का चावल पड़ा हुआ है, तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो ख़त्म होने से पहले ही हम कुछ परचेज़ करके ले आते हैं। ऐसे ही फैक्ट्री में भी ऐसा ही होता है, कंपनी में भी ऐसा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परचेस मैनेजर बोलेगा कि पहले पूरा मटेरियल जो स्टॉक में है उसे ख़त्म होने दो, जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं परचेज करने जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि परचेज ऑर्डर देने से और परचेज ऑर्डर को रिसीव करने पे बीच में टाइम गैप होता है, राइट, बीच में टाइम गैप होता है। तो आपको एक एप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड करना होता है कि कब हम ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या सही टाइम होगा, उससे उससे रिलेटेड बहुत बहुत सारी बातें होती हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज व्हेन टू ऑर्डर के बारे में।
व्हेन टू ऑर्डर, दैट इज हमारा आज का टॉपिक है फिक्सेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स। बहुत सारे स्टॉक लेवल्स हैं जो हमें फिक्स करने होते हैं, बहुत सारे स्टॉक लेवल्स हैं जो हमें फिक्स करने होते हैं। तो एक आज कॉस्टिंग का बेटा पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है। उस कॉस्टिंग के पीडीएफ में सारे क्वेश्चन, प्रॉब्लम और आंसर दोनों है ना, वो सॉल्व है। तो वो तो आपको खुद अपने आप करना है, उसका बेसिकली फोटोकॉपी आप है कि नहीं निकाल लेना और उससे प्रैक्टिस वगैरह करते रहना। ऑल्दो वो भी जो आपको मैंने पीडीएफ दिया है उसको एक्स्ट्रा में काउंट करके चलो। पहली प्रायोरिटी आपको होना चाहिए कि आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपका पूरा हो जाए, उसके बाद जो स्कैनर है वो आपका बेसिकली पूरा हो जाए, ठीक है। बाकी खैर चलो, अगर आपका दिसंबर टाइम है और आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको जो पीडीएफ दे दिया है वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उस पीडीएफ के अलावा कुछ अनसॉल्व असाइनमेंट है जो चैप्टर वाइज मैं आपको दूंगा। जैसे मटेरियल का भी मैंने एक असाइनमेंट आपको लास्ट क्लास में दिया था, तो वो भी हमें सॉल्व करना है और उसमें से भी कुछ क्वेश्चन क्लास में देते रहेंगे। तो टॉपिक है फिक्सेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। जिसको नहीं मिला है पीडीएफ, मैं क्लास के बाद मुझे मैसेज भेजना तो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। फिक्सेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल बेटा कौन कौन से होते हैं? जब हम स्टॉक लेवल फिक्स करते हैं तो कई लेवल हमें डिसाइड करने होते हैं। अगर ये हमारा स्टॉक लेवल है तो इसकी मिनिमम से लेकर, मतलब 0 से लेकर मैक्सिमम तक एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्टॉक की मटेरियल की जितनी क्वांटिटी हम मैक्सिमम स्टोर करना चाहते हैं उसको हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल बोलते हैं। जैसे अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करने जाओगे तो कुछ क्वांटिटी आप अपने स्टोर रूम में स्टोर कर देते हो, मटेरियल परचेज करने के बाद आप स्टोर कर देते हो। कितना स्टोर करोगे मैक्सिमम? जैसे कि आपके पेरेंट्स अगर चावल लेने के लिए मार्केट जाती हैं और चावल अगर सस्ता भी मिल रहा होगा तो एक बारी में कितना चावल ले आएंगे, एक बारी में कितना चावल लाएंगे? उनको क्या लगता है कि क्या एक बारी में मुझे 50 किलो चावल ला के घर में रखना चाहिए, या एक बारी में मुझे 70 किलो चावल क्या नाम है कि ला के घर में रखना चाहिए? ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही बारी में पूरे साल का चावल ले आए। अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि घर में रखने की उतनी जगह भी नहीं होगी और इतना अगर ले भी आएंगे तो फिर उसको संभालने में, उसको बेसिकली मेंटेन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आपको डर हो कि अगर चूहे वगैरह खा गए या वो भीग गया चावल तो वो खराब वगैरह हो जाएगा। तो ऐसी स्टोर, जैसे ऐसी फैक्ट्री में, कंपनी में क्या होता है, स्टोर मैनेजर डिसाइड करता है परचेज मैनेजर के साथ मिलके कि अगर हम कोई मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा भी परचेज करेंगे तो क्या अपर लिमिट होनी चाहिए क्वांटिटी की, उसको बोलेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक मतलब हमने इतना मटेरियल परचेज करके भर दिया, धीरे धीरे ऐसे कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूम करते करते ग्रेजुअली अब ये मटेरियल कम होने लगेगा, ये घटने लगेगा। घटते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर परचेज मैनेजर को ये लगेगा कि अब राइट समय है कि हमें एक और ऑर्डर, एक फ्रेश ऑर्डर सप्लायर को दे देना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ ऑर्डर नहीं देंगे तो जो ऑर्डर आज प्लेस करेंगे उसको आने में कुछ टाइम भी लगेगा, तो उसके पहुँचने से पहले ही हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम स्टॉक आप परचेज कर लेते हो, ग्रेजुअली उसे प्रोडक्शन में यूज करते हो, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। पूरा खत्म होने से पहले आप डिसाइड करोगे हमें एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ताकि जब तक फ्रेश ऑर्डर आए तब तक हम बाकी बची हुई क्वांटिटी से काम अपना चला लें, बाकी बची हुई क्वांटिटी से अपना काम चला लें और फिर बाद में नया ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। जब आप डिसाइड करते हो कि हमें एक फ्रेश ऑर्डर देना चाहिए, उसको री ऑर्डर लेवल बोला जाता है या उसको री ऑर्डर स्टॉक लेवल बोला जाता है। री ऑर्डर स्टॉक लेवल या आरओएल। तो आरओएल का मतलब क्या हुआ? जब स्टॉक घटते घटते एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जब आप एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करते हो। ओके सर, यहाँ पर आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर कुछ दिन बीतेंगे और दिन बीतते जाएंगे तो और आपका स्टॉक क्या होता रहेगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, स्टॉक और आपका कम हो गया। आप उम्मीद कर रहे थे कि ये हमने जो ऑर्डर दिया, ये हमें सामान मिल जाएगा, पहुंच जाएगा मिनिमम लेवल पे पहुंचने से पहले पहले। तो ये स्टॉक और कम हो गया सर, और कम होते होते कौन से लेवल पे आया? इसको हम बोलेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल मटेरियल की वो क्वांटिटी है जो आपके पास हमेशा स्टोर में होनी चाहिए।
रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने के बाद जब आप फ्रेश ऑर्डर देते हो तो आप उम्मीद ये रखते हो कि मिनिमम स्टॉक लेवल पर पहुंचने से पहले हमारा फ्रेश ऑर्डर हमारे पास रिसीव हो जाएगा। लेकिन जब हम रीऑर्डर लेवल पे थे, हमने फ्रेश ऑर्डर दे दिया था और उसके बाद भी हम मटेरियल को कंज्यूम हमने किया, उसे करते रहे, तो वो रीऑर्डर लेवल पे घटते 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 आज एक ऐसे लेवल पे आ गया जिसको हमने मिनिमम स्टॉक लेवल डिटरमाइन किया, जिसको हमने मिनिमम स्टॉक लेवल डिटरमाइन किया हुआ है। हम उम्मीद कर रहे थे कि मिनिमम पर आते आते या मिनिमम पर पहुंचने से पहले हमारा रीऑर्डर वाला स्टॉक हमारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन ये हमारे पास नहीं आया। तो यहाँ पर हम अपने सप्लायर को दोबारा कॉल करेंगे, दोबारा उससे बातचीत करेंगे कि भाई साहब, आपको कुछ दिन पहले हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था जिसमें हमने आपसे इतनी क्वांटिटी मंगवाई थी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि बाय टुडे वो स्टॉक हमारे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास नहीं आया है। कैन यू प्लीज कंफर्म कि और कितना समय लगेगा? तो सप्लायर आपको एश्योर करता है कि साहब, आपको मैं कल शाम तक या अगले 2 दिन के अंदर सामान आपके पास दे दूंगा। आप बोलोगे ठीक है भाई, सामान जल्दी पहुंचा देना, हम ऑलरेडी मिनिमम स्टॉक लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम ऑलरेडी मिनिमम लेवल पे हैं, मटेरियल की वैसे ही शॉर्टेज है, बट यस वी कैन टॉलरेट फॉर 2 more days। हम अगले 1 दिन या अगले और दिन तक, अगले 2 दिन तक वेट और कर सकते हैं, तो आप अगले 2 दिन के अंदर हमें सामान पहुंचा देना। सप्लायर कहता है ओके, आप चिंता मत कीजिए, अगले 2 दिन में, अगले 1 दिन में सामान आपके पास पहुंच जाएगा। इतनी बात होने के बाद फिर से आपने मटेरियल को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन में उसे इस्तेमाल करना आपने उसको क्या करा कि मतलब कंटिन्यू किया। फिर ये कम होते होते एक ऐसे लेवल पे आ गया जहां पर मटेरियल की क्वांटिटी कंज्यूम होते होते बहुत कम हो चुकी है। अब ये इतनी कम हो गई है कि कुछ ही घंटों में या एक ही दिन में ये मटेरियल खत्म होने वाला है। इतना स्टॉक आपका कम हो गया सर पहुंचते पहुंचते। यहाँ पर पहुंचने के बाद भी जो आपने यहाँ ऑर्डर दिया था, ये अब तक आपके पास अगर रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डिसाइड करोगे कि भाई हमारा जो सप्लायर है वो इस बार डिले कर रहा है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, वो सामान हमारे पास टाइम से पहुंचा देता है, बट शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारा सप्लायर इस बार हमें सामान डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी दूसरे सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। वो दूसरा सप्लायर हमें कम समय में सामान डिलीवर करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इसके बदले में हमसे कुछ प्रीमियम चार्ज करेगा। प्रीमियम चार्ज करने का ये मतलब है, अगर हम उससे रश ऑर्डर मांग रहे हैं, रश ऑर्डर का मतलब अगर हम उससे अर्ली डिलीवरी मांग रहे हैं, तो वो हमसे कुछ प्रीमियम चार्ज करेगा, मतलब कुछ महंगा प्राइस लगाएगा, महंगा रेट लगाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? थोड़ी सी क्वांटिटी उससे परचेज कर लेते हैं। थोड़ी सी क्यों सर? क्योंकि इनिशियल ऑर्डर तो हमने यहाँ पर दिया ही हुआ है। वो हमारा सप्लायर कह रहा है कि वो सामान इन ट्रांजिट है, मेरी ओर से डिस्पैच हो गया है, आपके पास पहुंच ही जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप जितना ऑर्डर रीऑर्डर लेवल पे देते हो उतना नहीं, उससे कम क्वांटिटी आप यहाँ पर मंगाते हो किसी और सप्लायर से। और जब डिसाइड करोगे कि नए सप्लायर से संपर्क करना चाहिए, नए सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उस लेवल को बोला जाता है डेंजर स्टॉक लेवल। ठीक है सर। मान लीजिए जिस बंदे को आपने इस लेवल पे कांटेक्ट किया, वो बंदा भी मना कर देता है, कहता है मार्केट में मटेरियल की शॉर्टेज है, मेरे पहले से ही कुछ बैक ऑर्डर है, मैं उन कस्टमर को पहले सर्व करूंगा और मैं आपको सर्व नहीं कर पाऊंगा, आपको सामान डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो फाइनली स्टॉक कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा स्टॉक पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। जब हमारा स्टॉक खत्म हो जाता है तो ये सिचुएशन बोली जाती है स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब है अब रॉ मटेरियल पूरी तरीके से जीरो हो गया है, अब रॉ मटेरियल पूरी तरीके से खत्म हो गया है, आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है। आपकी लेबर वेट कर रही है कि जो रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर दिया था वो मटेरियल कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा या कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा, और जब पहुंचेगा तो हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर लेबर खाली बैठी होती है, फिर भी आप उन्हें उनकी सैलरी जो है वो देते हो, और यहाँ पे कस्टमर भी आपका वेट करता है, कस्टमर से एडवांस लिया हुआ है आपने, और कस्टमर वेट कर रहा है कि आप फटाफट से प्रोडक्शन करके उसको सामान को डिलीवर करें, बट कस्टमर को भी आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मटेरियल की आपके पास शॉर्टेज है। तो उससे सेल्स का भी नुकसान होता है। अगली बारी में ये हो सकता है कि वो कस्टमर आपसे सामान परचेज नहीं करेगा या अपने एडवांस को वो रिफंड भी मांग सकता है। ठीक है, तो ये तो बेटा सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मटेरियल की आप जो स्टोर करते हो उसको बोलते हैं मैक्सिमम, और सबसे कम मटेरियल की क्वांटिटी कितनी होगी? आपकी जीरो होगी अगर वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। नॉर्मली आप कोशिश करते हो आपका स्टॉक का लेवल
इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, आप ये कोशिश करते हो कि मिनिमम से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। अगर मिनिमम से नीचे चले जाओगे तो डेंजर स्टॉक लेवल आता है, और डेंजर भी अगर सर उससे नीचे चले जाए तो धीरे धीरे वो खत्म भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से अलग अलग हमारे स्टॉक लेवल्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो स्टॉक लेवल हमने बनाए हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एक मैं कर रहा हूँ करेक्शन, ये मटेरियल नहीं है, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है बेटा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, नॉट मटेरियल, इसको ठीक कर लें। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, रीऑर्डर लेवल कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, मिनिमम स्टॉक लेवल कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, डेंजर स्टॉक लेवल कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा मैक्सिमम मटेरियल जो क्वांटिटी है वो 2000 यूनिट होना चाहिए? कैसे मालूम चलेगा कि 800 यूनिट पर पहुंचने के बाद हमें रीऑर्डर देना चाहिए? कैसे मालूम चलेगा कि हमारा 600 यूनिट का मिनिमम होना चाहिए? कैसे मालूम चलेगा कि 400 यूनिट को डेंजर मानना चाहिए? तो ये सारे जो लेवल्स होते हैं इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, और वो क्वांटिटी हम फिक्स कैसे करते हैं, वो क्वांटिटी हम फिक्स कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में आगे, कंटिन्यू। स्क्रीन अप डाउन करनी हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज मैं अज्यूम करूंगा कि आपने नोट कर लिया है मेरी स्पीड के साथ। द डिटर्मिनेशन, सर वो पेज थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना था सर, ठीक है स्क्रीनशॉट बेटा, नहीं लिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये यहाँ से स्टार्ट है, और इससे पहले यहाँ से करवाया था मैंने कि परचेस मैनेजर को दो बातों का ध्यान देना पड़ता है, कितनी क्वांटिटी मंगाए उसके लिए हम EO2 देखेंगे, और दूसरा है कि क्या ऑर्डर करें, कब ऑर्डर करें, कब ऑर्डर करें ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर के लिए व्हाट वी विल डू, हम इसके लिए स्टॉक लेवल को डिसाइड करते हैं। स्टॉक लेवल कौन कौन से होते हैं? मैक्सिमम, देन रीऑर्डर, देन मिनिमम, देन डेंजर एंड देन स्टॉक आउट। तो यस ये सर, ले लिया सर। बेटा, अब ये स्टॉक लेवल हम डिसाइड कैसे करेंगे? द डिटर्मिनेशन ऑफ दीज स्टॉक लेवल्स depends on, the determination of the stock level depends on two factors. अगर आप स्टॉक लेवल को डिटरमाइन करना चाहते हो तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर आपका होता है डेली और वीकली रिक्वायरमेंट, और आई शुड से यूसेज और कंजप्शन ऑफ मटेरियल। आप पहले ये देखोगे, आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे भी, है ना, ये मंथली भी हो सकता है, नॉर्मली डेली और वीकली देखते हैं। आप पहले चीज़ ये चेक करोगे कि आपको डेली या वीकली कितना मटेरियल आप कंज्यूम करते हो, जिस मटेरियल के स्टॉक लेवल आप फिक्स कर रहे हैं उसकी डेली या वीकली कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए होती है। और दूसरा आपका फैक्टर होता है लीड टाइम, लीड टाइम जिसको हम रीऑर्डर टाइम या रीऑर्डर पीरियड, या इसको हम सप्लाई टाइम भी बोलते हैं, या इसको हम सप्लाई टाइम भी बोलते हैं। लीड टाइम और रीऑर्डर पीरियड और सप्लाई टाइम ऑफ सप्लायर। दूसरा फैक्टर ये देखते हैं कि सप्लायर को अगर हम ऑर्डर देते हैं तो सप्लायर हमें कितने दिन में सामान डिलीवर करेगा। तो ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर को रिसीव करने तक का जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप को हम लीड टाइम बोलते हैं। तो ये स्टॉक को डिसाइड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमारी या डेली या वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कितनी है, दूसरा सप्लायर सामान को डिलीवर करने के लिए कितना टाइम लगाता है। सप्लायर का जो टाइम होगा वो या तो हमें डेज में दिया होगा, वो या तो हमें वीक में दिया होगा, है ना। अगर हमारी रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट पर डे के हिसाब से बताई है तो सप्लायर का लीड टाइम भी डेज में होगा। अगर सप्लायर अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमें डेज में बताई है, पर डे के हिसाब से बताई है, तो सप्लायर का लीड टाइम भी डेज में होगा। अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमें वीक में दे रखी है तो सप्लायर का जो लीड टाइम होगा वो भी वीक में होगा। ठीक है, दोनों डेटा या तो पर डे के हिसाब से होंगे, दोनों डेटा या तो डे के हिसाब से होंगे, दोनों डेटा या तो वीक के हिसाब से होंगे, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर दोनों में से एक डेटा डे के हिसाब से दिया हुआ है और दूसरा डेटा वीक के हिसाब से दिया हुआ है, तो आपने उसको पहले सेम करना पड़ता है। दोनों डेटा या तो डे में होना चाहिए, दोनों डेटा या तो वीक में होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हमने सप्लायर को बोला, या पहले हमने क्या करा, एग्जाम्पल लेके बनाते हैं, एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। पहले आपने डिसाइड किया कि आपको मटेरियल की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी है, मटेरियल कंजप्शन पर डे। आपने पर डे के हिसाब से मटेरियल कंजप्शन की एक रेंज बना रखी है। आपने बोला है या तो मैं रोज की 300 यूनिट कंज्यूम करूंगा, जो कि मिनिमम कंजप्शन है। 300 यूनिट तो रोज की आपकी लगती हैं। 300 यूनिट तो आप डेली कंज्यूम करते हो मटेरियल की। मतलब अगर मार्केट में डिमांड नहीं भी होती तो भी कुछ इन्वेंट्री को आप एडवांस में बिल्ड करते हो, ताकि जब एकदम से डिमांड का सर्ज आए तो आप उस डिमांड को फुलफिल कर सकें। तो इवन इफ मार्केट में डिमांड अच्छी नहीं है तो भी आप थोड़ा बहुत प्रोडक्शन तो डेली बेसिस पे करोगे ही करोगे। तो उसके लिए जो आपको मटेरियल चाहिए मिनिमम, वो है आपके 300 यूनिट। अगर कभी बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है तो आप प्रोडक्शन अपना मैक्सिमम करते हो, और जब प्रोडक्शन मैक्सिमम करोगे तो वहाँ पे मटेरियल भी आप मैक्सिमम कंज्यूम करोगे। लेकिन आपकी कैपेसिटी है मशीन की कि वो एक दिन में 1200 यूनिट से ज़्यादा का कंजप्शन नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी मशीन की भी एक अपर लिमिट होगी ना। आपकी मशीन अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकती, आपके लेबर डेली अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो आपकी मशीन की भी एक कैपेसिटी है, या मैं ये कहूँ दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं। आप एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा मशीन कैसे चला लोगे, राइट। तो मशीन की भी एक कैपेसिटी होगी कि मशीन एक दिन में 1200 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगी। तो पहले आपने सोचा, पहले आपने ये डिसाइड करा कि देखो डेली की तो मुझे 300 यूनिट चाहिए होती है कम से कम, कभी कभार ज़्यादा भी हो जाती है, 400 भी, 500 भी, 600 भी, डिपेंडिंग ऑन डिमांड। लेकिन जब डिमांड बहुत ज़्यादा आती है तो भी मैं एक दिन में 1200 यूनिट से ज़्यादा का कंजप्शन नहीं कर सकता। उसके बाद ये तो आपने डिसाइड किया था अपने लिए। अब आप सप्लायर से पूछोगे, सप्लायर से पूछोगे अगर मैं आपको ऑर्डर देता हूँ तो मुझे कितने दिन में आप सामान डिलीवर करोगे। तो सप्लायर ने भी बोला देखो भाई मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, तो मैं भी श्योरिटी नहीं बोल सकता, पक्का नहीं बता सकता कि मैं कितने दिन में आपको सामान डिलीवर करूंगा। मैं भी आपको एक रेंज बना के देता हूँ। तो उसने पहले एक रेंज बना के दिया मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का। उसने बोला अगर मैं जल्दी सामान डिलीवर करूंगा तो 3 दिन लगेंगे, अगर आई ट्राई टू बी फास्टेस्ट, अगर मैं फास्टेस्ट बनने की कोशिश करूं तो भी 3 दिन में सामान आपके पास पहुंचेगा। अगर कभी डिले हो जाता है, कभी डिले हो जाता है मेरी ओर से, क्योंकि कभी बार बाकी कस्टमर भी आते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं हमारे पास, तो मैं डिले भी कर सकता हूँ। बट आई एश्योर यू कि अगर मेरी ओर से डिले होता है तो मैं आपको 10 दिन में सामान डिलीवर कर दूंगा। सप्लायर भी ऐसी रेंज बना के दे रहा है, कहता है जल्दी अगर दे पाऊँ तो 3 दिन फिर भी लगेंगे, मैक्सिमम अगर डिले होगा तो भी 10 डेज में सामान आपके पास आ जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आपके पास इससे ज़्यादा डिले आपके पास में करूँगा नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहले हमने रेंज बना दी, कंजप्शन की रेंज बना दी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, और जो टाइम पीरियड है सप्लायर का उसकी भी रेंज बना दी है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल को डिसाइड किया जाता है, और वो कैसे डिसाइड होगा। तो बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल। तो पहले रीऑर्डर लेवल की मीनिंग क्या है। रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर स्टॉक लेवल is that level of stock at which a fresh order for purchase of material is initiated, I mean started, initiated.
रीऑर्डर लेवल स्टॉक का वो लेवल है जहां पर अगर स्टॉक का लेवल पहुंच जाता है तो वहां पर एक फ्रेश ऑर्डर इनिशिएट कर देते हो, फ्रेश ऑर्डर को आप सप्लायर को दे देते हो कि हमें इतनी क्वांटिटी दे दी। ठीक है सर। अब बेटा आप ये रीऑर्डर लेवल इस तरीके से डिसाइड करते हैं, इस तरीके से डिसाइड करते हैं ताकि आप बुरे से बुरे टाइम से निपट सकें। इस बात को ध्यान से सुनना, रीऑर्डर लेवल आप इस तरीके से डिसाइड करोगे ताकि आप बुरे से बुरे टाइम से आप वर्स्ट पॉसिबल केस को डील कर सकें, आप वर्स्ट पॉसिबल केस को डील कर सकें, उस हिसाब से बनाएंगे। वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो आपके सामने क्या होगा? वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो ये है कि आपको डेली मैक्सिमम प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है, तो आपको डेली मैक्सिमम प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। अगर डेली मैक्सिमम प्रोडक्शन करना पड़ रहा है तो आप डेली की रोज 1200 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आपको डेली की 1200 यूनिट चाहिए। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड सर, सप्लायर की ओर से भी सप्लायर कह रहा है कि भाई मैं तो 10 दिन लगाऊंगा, 10 दिन से पहले मैं दे भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास भी बैकलॉग है, बहुत सारे ऑर्डर का बैकलॉग है। आई विल टेक डेफिनेटली 10 डेज, उससे पहले मैं दे ही नहीं सकता। अब मुझे आप एक बात का आंसर देना, अगर आप रोज 1200 यूनिट कंज्यूम करने जा रहे हैं, अगर आप डेली 1200 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और सामान आपके पास 10 दिन के बाद आएगा, तो आपके पास आज कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि आपके अगले 10 दिन आराम से निकल जाएं? एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, 12,000 यूनिट सर। 12,000 आंसर दे दिया है बिल्कुल सही, पर फिर भी बाकी लोग सोचो कि मैंने कहा डेली की आपको 1200 यूनिट चाहिए, डेली की 1200, और अगला ऑर्डर 10 दिन के बाद आएगा, तो आज आपके स्टॉक में कितना होना चाहिए ताकि अगले 10 दिन आराम से निकल जाएं? तो 12,000 ही होना चाहिए ना बेटा, क्योंकि 1200 आज यूज करोगे, 1200 कल यूज करोगे, अगले 10 दिन तक आप 1200 कंज्यूम करोगे, तो अगले 10 दिन के लिए आज आपके पास कितना होना चाहिए? आज 12,000 यूनिट होनी चाहिए, तब जाके आप इस सिचुएशन से डील कर पाओगे। बाकी 10 दिन के बाद तो सप्लायर कह रहा है आई विल डिलीवर योर ऑर्डर, अगर वो 10 दिन से पहले 8 दिन में डिलीवर कर दे, अच्छी बात है, वी आर सेफ, हम तो बुरी से बुरी स्थिति के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके थे। अगर वो 8 दिन में दे देता है तो अच्छी बात है। अगर हम किसी दिन 1200 कंज्यूम ना करके सिर्फ 1000 यूनिट कंज्यूम अगर करते हो तो भी अच्छी बात है, हम सेफ हैं, क्योंकि हम अपने आप को वर्स्ट पॉसिबल केस के लिए तैयार करके चले थे। अगर लेस वर्स्ट होता है तो अच्छी बात है, अगर सर ज्यादा हो गया तो व्हाट डू यू मीन सर? अगर आपने किसी दिन सपोज चलो 1200 यूनिट से ज्यादा तो आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते, बाई चांस सप्लायर ने अगर 10 दिन के बाद भी सामान डिलीवर नहीं किया तो, अगर आपने उसने 10 के बदले 12 दिन लगा दिए तो सर ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी। इस एक्सपीरियंस को हम आगे लेके जाएंगे और अगली बार जब हम सप्लायर से रीऑर्डर पीरियड पूछेंगे तो उससे फिर से बोलेंगे कि भाई तू 10 दिन मैक्सिमम कहता था, तो बता दे 10 दिन अभी भी मैक्सिमम है या पिछली बार 12 का सीन हो गया था, क्योंकि तुम्हारी पॉलिसी से हमारी पॉलिसी पे भी फर्क पड़ता है, हमें भी कुछ डिसाइड करना होता है। तो एक्सेप्टेबल केस हो सकते हैं। अभी के लिए मान के चलिए कि सप्लायर अपनी बाउंडेशन को क्रॉस करने नहीं जा रहा है, आप भी अपने बाउंडेशन को क्रॉस नहीं करने जा रहे हो, आप 1200 की लिमिट पे रहोगे और सप्लायर भी 10 दिन की लिमिट पे रहेगा। तो बिल्कुल सही आंसर है, अगर मैं रोज 1200 यूनिट कंज्यूम करने जा रहा हूँ और अगले 10 दिन मुझे ऐसे ही झेलने हैं तो मेरे पास आज 12,000 होना चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अगर ये बात क्लियर हो गई है कि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शन। मैक्सिमम कंजप्शन, आप मैक्सिमम कंजप्शन कितना करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा 1200 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो 1200 इंटू 10 आपका मैक्सिमम डिले पीरियड 10 दिन का था, तो 1200 इंटू 10 आपके पास आज 12,000 होना चाहिए। बताओ ROL का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? बताओ जी बच्चों। क्लियर सर, क्लियर सर। ये बेटा बाकी लोग बेटा केवल दो ही बच्चों की आवाज आई है। हाँ सर क्लियर है। ओके Yes, sir, clear. राइट, तो मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बस ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम कंजप्शन पर डे में होगा, पर डे में होगा, तो सर ये रीऑर्डर पीरियड आपका डेज में होगा, ठीक है। और अगर बेटा ये पर वीक में हुआ, अगर ये पर वीक में हुआ मैक्सिमम कंजप्शन, तो सर फिर ये भी आपका किस में होगा, ये भी आपका वीक में होगा। तो
तो ये रीऑर्डर लेवल आपने फिक्स कर दिया। चलो जी, तो मैंने कहा सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं ROL। तो ROL हमने डिसाइड कर लिया, ये वाला ऑर्डर डिसाइड हो चुका है। उसके बाद बारी आएगी मिनिमम स्टॉक लेवल की। आप देख पा रहे हैं इस लाइन को कि मिनिमम स्टॉक लेवल ROL के नीचे है, मिनिमम स्टॉक लेवल ROL के नीचे है, इसलिए बेटा इसमें से कुछ माइनस ही करना पड़ेगा। जब हम ROL में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि वो जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है उस वर्टिकल लाइन में हमारे पास नीचे है मिनिमम स्टॉक लेवल ROL के। तो डिटरमिनेशन ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल, determination of minimum stock level, determination of minimum stock level। आओ जी बात करेंगे इसके बारे में। पहले ये होता क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल इज मिनिमम क्वांटिटी, is minimum quantity of raw material, minimum quantity of raw material which should always be available, which should always be available in store, which should always be available in store। इतना तो बेटा घर में कह रहा हूँ, फैक्ट्री में होना ही चाहिए, इतना तो हमेशा फैक्ट्री में होना ही चाहिए। इससे कम आपका स्टॉक नहीं घटना चाहिए, इससे कम आपका स्टॉक नहीं घटना चाहिए, इतना हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये मिनिमम है। इट इज आल्सो नोन एज बफर स्टॉक, इसको बफर स्टॉक भी बोलते हैं और इसी को हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। यही हमारा बफर स्टॉक है और इसी को हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। निकालते कैसे हैं सर, मिनिमम लेवल को निकालने का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम लेवल एज आई टोल्ड यू कि ये रीऑर्डर लेवल के नीचे होता है, तो रीऑर्डर लेवल में से हम कुछ माइनस कर देते हैं। एक बार फिर से वर्टिकल लाइन को देखेंगे तो क्योंकि ये ROL के नीचे है, क्योंकि ये ROL के बेटा नीचे है, तो ROL में से कुछ माइनस करोगे तो आपका आएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। ROL में मतलब ROL वो पॉइंट है जब आपने एक फ्रेश ऑर्डर दे दिया, फ्रेश ऑर्डर को रिसीव होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक कुछ और दिन बीतेंगे और उन दिनों में आप कुछ और कंजप्शन करके चलोगे। अब सर आप 1200 मैक्सिमम मान के चले थे कि अगले 10 दिन तक हम 1200 कंज्यूम करने जा रहे हैं, बट हो सकता है कि अगले 10 दिन तक 1200 कंज्यूम आप ना करो। ये हो सकता है किसी दिन 1200 यूज करोगे, किसी दिन 1000 यूज करोगे, हो सकता है किसी दिन 300 भी कंज्यूम करोगे। 1200 तो आपकी मैक्सिमम लिमिट थी, उससे कम भी आपका हो सकता है। अब ROL में से हम किस रेट पर कंजप्शन को माइनस करें? तो मिनिमम स्टॉक लेवल को निकालने के लिए हम एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन का क्या मतलब है? मैं ये मानूंगा ना तो मैं 1200 पर डे कंज्यूम करने जा रहा हूँ जो कि मैक्सिमम था, ना मैं 300 कंज्यूम करने जा रहा हूँ पर डे जो कि मिनिमम था, मैं एवरेज कंजप्शन करने जा रहा हूँ अगले कुछ दिनों तक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा एवरेज कंजप्शन ऑफ मटेरियल। यहाँ पे मैं एज्यूम कर लूंगा कि अगले कुछ दिनों तक मैं एवरेज कंजप्शन करने जा रहा हूँ मटेरियल का। अब एवरेज कंजप्शन ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है, ये भी आपको ध्यान से सुनना है। व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज कंजप्शन ऑफ मटेरियल? देखो, मिनिमम कंजप्शन है 300 यूनिट, मैक्सिमम है 1200 यूनिट। अगर आपको एवरेज कंजप्शन निकालनी है, तो एवरेज कंजप्शन ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला होगा, एवरेज कंजप्शन ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला होगा कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। आपने मिनिमम और मैक्सिमम को 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हम कम से कम 300 यूनिट डेली कंज्यूम करेंगे, मैक्सिमम 1200 कंज्यूम करेंगे, तो 300 और 1200 1500, उसका हाफ, तो 750 आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज कंजप्शन हो जाएगी। राइट? एवरेज कंजप्शन कैसे निकालेंगे? मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन बाय 2, वो बन जाएगी आपकी एवरेज कंजप्शन पर डे। तो मिनिमम को निकालने के लिए हम ये मानते हैं कि ROL के बाद हमारा आगे का कंजप्शन
एवरेज रेट पे चलता रहेगा। एवरेज कैसे निकालेंगे? मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन बाय 2, जो कि इस केस में कितना आएगा? इस केस में 750 आएगा। अगर मान लो सपोज क्वेश्चन में खुद ही बोल दे कि एवरेज कंजप्शन पर डे हमारी 800 की है, मतलब मिनिमम 300 है, मैक्सिमम 1200 है और एवरेज 800 की है, फिर हम 800 ही मान लेंगे, फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जहां हमें एवरेज कंजप्शन नहीं दी होगी तो ये आपने फॉर्मूला लगाना है मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन बाय 2। पर जहां खुद ही बोल दे कि आपकी एवरेज 700 यूनिट की है, हम 700 मान लेंगे। क्वेश्चन खुद ही बोल देता है एवरेज कंजप्शन 800 यूनिट की है, हम 800 मान के चलेंगे। क्वेश्चन खुद ही बोल देता है एवरेज कंजप्शन 900 यूनिट है, हम 900 मान के चलेंगे। लेकिन जहां क्वेश्चन में नहीं दिया होगा वहां पे एवरेज कंजप्शन आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो आप अगले कुछ दिनों तक एवरेज कंजप्शन करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज कंजप्शन, ठीक है। और सर ये एवरेज कंजप्शन एक दिन की है, कितने दिन तक एवरेज कंज्यूम करोगे? जब तक आपके पास फ्रेश ऑर्डर नहीं आ जाता। तो आप मल्टीप्लाई करोगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड से। अब ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या है? अब ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या है, जरा ध्यान से सुनना। हमने सप्लायर से पूछा था, सप्लायर भाई साहब कितने दिन में सामान डिलीवर करोगे? उसने कहा अगर जल्दी दे पाया तो 3 दिन में दे दूंगा, अगर डिले होगा तो 10 दिन में सामान दे दूंगा। अब हम ये मान के चलेंगे कि ना तो वो 3 दिन में सामान देने वाला है और ना तो वो 10 दिन में सामान देने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसके बीच में सामान डिलीवर कर देता है, 3 के बाद और 10 से पहले सामान डिलीवर कर देता है, तो उसको बोला जाएगा एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब ये एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी कैसे निकालते होंगे, गैस करो, एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी कैसे निकालते होंगे? व्हाट डू यू थिंक, एनीवन? 3 plus 10 divided 2. राइट, तो इसको भी ऐसे ही निकालते हैं अगर नहीं दिया हो, मिनिमम डेज मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। जैसे मैंने एवरेज कंजप्शन निकाली मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन बाय 2, सेम ऐसे ही मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। तो ये 3 + 10 बाय 2 करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एवरेज रीऑर्डर पीरियड नहीं दे तो हम इस तरीके से निकालेंगे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। बट जहां क्वेश्चन में खुद ही बोल दे क्या कि एवरेज रीऑर्डर पीरियड 7 डेज है, हम 7 दिन ले लेंगे। क्वेश्चन खुद ही बोल देगा एवरेज रीऑर्डर पीरियड 5 डेज है, हम 5 डेज ले लेंगे। लेकिन जहां नहीं दिया होगा वहां पर इस तरीके से निकालना पड़ेगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये आ गया आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये करने के बाद आपका आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, ये करने के बाद आपका आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। तो सर ये मिनिमम भी आ गया, राइट। इसके बाद सर मैक्सिमम निकाला जाता है। मिनिमम के बाद पहले मैक्सिमम निकालते हैं, फिर हम डेंजर वाले पे आएंगे। मिनिमम के बाद मैक्सिमम निकालते हैं। तो अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल। डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अगर आप सर ध्यान से देखें उस डायग्राम को, उस लाइन को, उस वर्टिकल लाइन को, तो मैक्सिमम वाला कहाँ है? रीऑर्डर के ऊपर है। मैक्सिमम वाला रीऑर्डर के ऊपर है, इसका मतलब रीऑर्डर में कुछ प्लस करना पड़ेगा। रीऑर्डर में कुछ प्लस करना पड़ेगा तब जाके आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आएगा। आप रीऑर्डर में कुछ प्लस करोगे तभी आपके पास क्या आएगा सर? मैक्सिमम आएगा। तो आओ बेटा इसका फॉर्मूला बनाते हैं और सबसे पहले मैक्सिमम की जो डेफिनेशन है वो भी उसमें देखते हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज maximum quantity. Maximum stock level is maximum quantity. Maximum stock level is maximum quantity of material. Maximum stock level is maximum quantity of material beyond which the material should not be stored. इससे अधिक मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर इस लेवल से ज़्यादा मटेरियल आपने परचेज करके रखा हुआ है तो बेटा उसको वेस्टेज ही माना जाएगा। आपने ज़बरदस्ती इतना सामान खरीद लिया जो शायद आप यूज ही नहीं कर पाओगे,
क्योंकि जब तक इस एक्स्ट्रा की बारी आएगी तब तक वो सड़ चुका होगा, तब तक वो खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी में कोई खराबी आ जाएगी और आपकी मशीन इतना सर कंज्यूम ही नहीं कर आपके पाएगी, तो ज़बरदस्ती आपको इतना एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप अगले 2 साल का आटा दाल चावल घर में खरीद के ला रहे हैं क्योंकि आपको डिस्काउंट पे मिल रहा था, तो बेटा ये सही पॉलिसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इनकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है, उस शेल्फ लाइफ से अंदर अंदर ये चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं, अदरवाइज वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मैक्सिमम लेवल किसी भी मटेरियल की वो क्वांटिटी है जिससे ज़्यादा मटेरियल आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये अपर लिमिट है दैट यू शुड एंड विच यू कैन स्टोर, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। अब सर ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? चलो जी, तो अब हम निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ROL के ऊपर होता है, ये ROL के ऊपर होता है, तो पहले ROL तो लेंगे ही, रीऑर्डर लेवल तो लेंगे ही, उसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे सर? देखो, रीऑर्डर लेवल पे जब आप पहुंचते हो, एक बार वर्टिकल लाइन में फिर से आते हैं, जब आप रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते हो, कहाँ गया ये रहा, जब रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते हो, जब आप इस लेवल पे आते हो, तो यहाँ पर आप सप्लायर को कॉल करते हो, यहाँ पर आप सप्लायर को कॉल करते हो और क्या बोलते हो सप्लायर को कि भाई साहब मैंने मेल भेज दिया है और मुझे इतनी क्वांटिटी भेज दो। ठीक है बेटा, ये टेलीफोन का सिंबल बना दिया मैंने, मान लो ये सर मान लीजिए उसका टेलीफोन है, हैंड वाला टेलीफोन है, मोबाइल नहीं। अब मुझे ये बताओ, जब आप रीऑर्डर लेवल पे पहुंच के सप्लायर को फोन करोगे कि इतनी क्वांटिटी भेज दो, इतना ऑर्डर, इतना क्वांटिटी भेज दो, ये कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे? बताइए, ये कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है? क्या रैंडमली कुछ भी बोल दूं कि सप्लायर भाई साहब 1000 यूनिट भेज दो? ये कैसे डिसाइड किया होगा मैंने कि रीऑर्डर लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे कितनी क्वांटिटी मंगानी है? कैन एनी ऑफ यू गेस? बताओ बेटा, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी मंगानी है कैसे मालूम करेंगे? मैक्सिमम स्टॉक लेवल माइनस रीऑर्डर स्टॉक लेवल? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ मच टू ऑर्डर डिसाइड कैसे किया जाता है? सर EOQ। हाँ, हाउ मच टू ऑर्डर डिसाइड किया जाता है किसके हिसाब से? EOQ के हिसाब से। तो यहाँ पर हम अपनी EOQ के हिसाब से क्या देंगे सर? क्वांटिटी ऑर्डर देंगे। अगर डिस्काउंट ऑफर ज़्यादा बेटर है, अगर डिस्काउंट ऑफर ज़्यादा बेटर है तो हम डिस्काउंट वाला ऑप्शन ले लेंगे। अगर डिस्काउंट ऑफर ज़्यादा बेटर होगा तो हम डिस्काउंट वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम जो क्वांटिटी मंगाते हैं उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। उसको क्या बोला जाएगा सर? रीऑर्डर क्वांटिटी बोला जाएगा। और ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी हम मंगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सर, ये यहाँ पर हम जो रीऑर्डर क्वांटिटी मंगा रहे हैं ये या तो हमारा EOQ होगा, ये तो हमारा EOQ होगा, ठीक है बेटा, या डिस्काउंट वाला ऑप्शन होगा। दोनों में से जिस पे कॉस्ट हमारी कम आएगी। अगर डिस्काउंट ऑफर है ही नहीं तो समझ जाओ कि आपको EOQ लेना है। अगर क्वेश्चन में आपको बोल देगा भाई EOQ है और डिस्काउंट ऑफर भी है, तो पहले पिछली क्लास की तरह आपने EOQ या डिस्काउंट ऑफर को एनालाइज करना पड़ेगा और जहाँ पर कॉस्ट कम बैठ रही होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्वांटिटी प्लेस करोगे, राइट। रीऑर्डर क्वांटिटी या तो क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी, रीऑर्डर क्वांटिटी या तो क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन होगी तो आपको EOQ के फॉर्मूले से और डिस्काउंट ऑफर को एनालाइज करके आपको निकालनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? ROL में पहुंचने के बाद आप कॉल कर देते हो कि इतनी क्वांटिटी भेज दो, तो वो रीऑर्डर क्वांटिटी होती है। जब तक ये सामान आपके पास आएगा, क्योंकि ROL पे तो आपने कॉल किया है, इमीडिएट तो आएगा नहीं। जब तक ये आएगा तब तक कुछ कंज्यूम तो हो ही जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा। जब तक ये आएगा तब तक कुछ तो कंज्यूम होगा, तो माइनस तो करना पड़ेगा। अब सर मैं यहाँ माइनस कैसे करूँ? माइनस करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। या तो मैं डेली का मैक्सिमम कंजप्शन मान के और मैक्सिमम डिले लेके माइनस कर दूं, मतलब मैक्सिमम रेट लूँ कंजप्शन का और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ले लूँ, या मैं एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ले लूँ और एवरेज रीऑर्डर पीरियड ले लूँ, या मैं मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन ले लूँ और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ले लूँ। मतलब मैं कुछ 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, एक तो कंजप्शन कितना कर रहा हूँ पर डे का वो, और कितने डेज के लिए मुझे डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन है, या तो दोनों मैक्सिमम के बेसिस पे मल्टीप्लाई करूँ
या मिनिमम के बेसिस पे या एवरेज के बेसिस पे। अब एक लॉजिक आप मुझे बताओ, एक मुझे लॉजिक बताओ, मैं चाहता हूं कि मेरा ये आंसर ना मैक्सिमम आए, ठीक है, आप ही मुझे इसका आंसर बताना। मैं चाहता हूं ये आंसर मैक्सिमम आए, ये आंसर मैक्सिमम अगर मैं लाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या माइनस करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा माइनस करना पड़ेगा या कम से कम माइनस करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पर क्या, किस हिसाब से माइनस करूं मैं यहाँ पे ताकि ये आंसर ज्यादा से ज्यादा आए? सर मिनिमम। हाँ, यहाँ से कम माइनस करना चाहिए ना। जब कम से कम घटेगा तभी तो क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा। इसलिए यहाँ पर माइनस करता हूं मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पर अब जो हम माइनस करेंगे वो मिनिमम के बेसिस पे माइनस करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कम से कम माइनस होगा तो ही ये आंसर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। यहाँ कम से कम माइनस करूंगा तभी यहाँ पे मेरा आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? ROL में पहले प्लस करेंगे, कितना मंगाया वो रीऑर्डर क्वांटिटी होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज EOQ निकालना पड़ेगा। फिर जब तक ये ऑर्डर हमारे पास पहुंचेगा तब तक कुछ कंजप्शन हो गई होगी। अब वो कंजप्शन हम कम से कम माइनस करेंगे ताकि ये चीज ज्यादा से ज्यादा नहीं। अगर मैं ये चीज मैक्सिमम वाली ले लेता, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो बेटा वो तो ROL बन जाता। बोलो हाँ है ना? ROL तो फॉर्मूले में पहले से ही है। अगर मैं ये लास्ट वाला पोर्शन जो माइनस कर रहा हूँ, ये अगर मैं मैक्सिमम वाला ले लेता, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो सर वो तो ROL का फॉर्मूला होता है। फिर तो प्लस ROL माइनस ROL वो तो कैंसिल आउट ही हो जाता। इसलिए मैक्सिमम तो मैं ले ही नहीं सकता, बच जाएगी केवल रीऑर्डर क्वांटिटी। चलो जी, एवरेज वाला सर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं एवरेज कंजप्शन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड लेता तो ROL में से एवरेज रेट मल्टीप्लाई करने के बाद, एवरेज रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिनिमम स्टॉक लेवल बन जाता है। तो मैक्सिमम वाला भी रूल्ड आउट हो गया क्योंकि वो ROL बन जाएगा, एवरेज वाला भी रूल्ड आउट हो गया क्योंकि वो रीऑर्डर लेवल के साथ मिलके मिनिमम रीऑर्डर लेवल को बना देगा। इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, ना तो यहाँ पर मैक्सिमम माइनस कर सकते हैं, ना तो यहाँ पर एवरेज माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ही मल्टीप्लाई हो सकता है। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर सर। जी बेटा, Yes, sir. बाकी Yes, sir. लोग आगे। चलिए। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करके अगर मैं कैलकुलेट करूं, जो मैंने एग्जांपल में फिगर ली थी, जैसे यहाँ 300 है, यहाँ 1200 है, एवरेज आप निकाल दोगे तो ये 750 आ जाएगी डेफिनेटली। और यहाँ पे 3 दिन मिनिमम है, 10 दिन मैक्सिमम है, तो एवरेज 6.5 आ जाएगा। अगर मैं ये फिगर पुट करके वैल्यू निकालूँ तो क्या क्या आती है? अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो यू कैन से कि सर मैक्सिमम कंजप्शन आपकी 1200 है अगले 10 दिन तक, तो इस हिसाब से आपका रीऑर्डर लेवल 12,000 होना चाहिए। अगर सर मैं इसके पे आ जाऊं कि सर 12,000 मेरा ROL आया था, एवरेज कंजप्शन आपने निकाली थी मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, तो 1500 बाय 2 वो 7.5 आया, दैट इज 750 हो गया, 750 हो गया। और सर एवरेज रीऑर्डर पीरियड 3 से 10 दिन था, तो 3 और 10 13 हो गया, 13 बाय 2 6.5 हो गया, 6.5। राइट, तो 6.5 हो जाएगा। तो पहले आपको अब 750 को 6.5 से इंटू करना पड़ेगा। जरा बताइए 750 इंटू 6.5 कितना होता है? 750 इंटू 4875. 487.5। 48 नहीं, शायद 48775 होगा, पॉइंटिंग आएगा, 4875 आएगा। एक बार चेक कर लो। 4875। Yes, sir. 4875. 4875. राइट, अब 12,000 में से 4875 माइनस करो, कितना आएगा? 7125। 7125। तो ये क्वांटिटी आ गई आपकी मिनिमम स्टॉक लेवल की। ध्यान रखना है सारी यूनिट्स में आ रही है, ये क्वांटिटी निकल गई। स्टॉक लेवल क्वांटिटी में डिसाइड होता है, रुपीस में नहीं। 12,000 हमारा ROL है और क्या नाम है, मिनिमम आपका 7125 है। और इसी में अगर मैं मैक्सिमम निकालूं तो ROL मेरा आया था 12,000, ROL आया मेरा 12,000। रीऑर्डर बेटा ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, मान लो ये आपको 6,000 क्वेश्चन में गिवन है, एज्यूम करो गिवन है ये, ठीक है, मान लो गिवन है ये। और जो रीऑर्डर है जो मिनिमम वो कितना आया था? मिनिमम हमारा 7125 आया था। तो बेटा इसको 8 कर लो चलो, क्योंकि ये बेसिकली मिनिमम वाले से ज़्यादा होगा। तो ये मैंने 8 मान लिया कि गिवन है और ये 7125 है।
जो मैंने मिनिमम निकाला था। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट। 8,000 गिवन है और यहाँ पर मिनिमम लूँगा, राइट। तो मिनिमम वाला जो था वो देखें, वो है मिनिमम 300 और 3, 300 और 3। चलिए, तो इसको थोड़ा और कर लेते हैं छोटा। 8,000 बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। मान लो कि बेटा, मान लो कि ये आपको क्वेश्चन में 4,000 गिवन है, मान लो 4 गिवन है आपको, और यहाँ पर मिनिमम कंजप्शन 300 है 3 दिन के लिए। तो ये हो गया आपका 12,000 प्लस 4,000 माइनस 900। तो बताइए कितना आता है? 15,200। 200 तो नहीं आएगा, 15,100। 15,100। 100 आएगा। हाँ, 15,100 यूनिट, 15,100 यूनिट ये बेटा आपका मैक्सिमम आ गया। तो बस आपको ये फिगर पता होती है तो आप इस तरीके से फिर उसमें कर देते हैं। ये 15,100 आ गया आपका। चलो जी, 15,100 आ गया आपके पास। ओके, ये निकालने के बाद, ये निकालने के बाद कुछ और लेवल आपको निकालने के लिए बोलता है। अभी डेंजर वाला मैंने आपको बताया नहीं है, मैं उस पर भी आऊँगा। ये सब करने के बाद कुछ और चीज़ें आपसे निकालने को बोल सकता है। आपको क्वेश्चन में निकालने को बोल सकता है एवरेज स्टॉक लेवल। आपको बोलेगा कि एवरेज स्टॉक लेवल भी निकालो। तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय 2 अगर एवरेज स्टॉक लेवल निकालने को बोलता है तो मिनिमम बेटा अभी निकाला है हमने, कितना मिनिमम निकाला है? 7,125, ये मिनिमम था। और मैक्सिमम है आपका 15,100। अगेन इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो ये आता है एवरेज स्टॉक लेवल। मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, 15,100 प्लस 7,125 डिवाइड बाय 2, बताओ कितना आ रहा है? एनीवन? 11,113। 11,113। 11,113 राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि ये पॉइंट मारा होगा, 11,113। ठीक है सर, तो ये हमारा आ गया एवरेज स्टॉक लेवल। अगर ये निकालने को बोलता है तो पहले मिनिमम निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना ये मिनिमम स्टॉक लेवल है, ये मिनिमम कंजप्शन, सॉरी ये एवरेज स्टॉक लेवल है, ये एवरेज कंजप्शन नहीं है। कई बार बच्चे सोचते हैं एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब एवरेज कंजप्शन। वो कहते हैं ये तो सर हमने यहाँ निकाल ही ली थी कि एवरेज कंजप्शन थी 300 प्लस 1200 बाय 2। नहीं बेटा, ये एवरेज कंजप्शन है पर डे के हिसाब से, और वो एवरेज स्टॉक लेवल है। ठीक है, वो एवरेज स्टॉक लेवल है, तो ध्यान रखना अलग अलग चीज़ है। वो एवरेज कंजप्शन है और एवरेज स्टॉक लेवल है। एवरेज स्टॉक लेवल को निकालने का एक और फॉर्मूला है जिससे हमारा डिफरेंट आंसर आता है, जिससे हमारा डिफरेंट आंसर आता है। और वो क्या कि एवरेज स्टॉक लेवल अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ऑल्दो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी बेटा वो डिफरेंट होगी। एग्जामिनेशन में कुछ ना बोला हो तो आपको पहला वाला फॉर्मूला प्रेफर करना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रेफर करना है, दैट इज मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन बाय 2। पर जिस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन पता ही नहीं है और ना उसको निकालने का डेटा आपके पास है, ना उसको निकालने के लिए सफिशिएंट डेटा आपके पास है, तो आप एवरेज इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो जो मिनिमम कंजप्शन है वो कितनी थी? वो तो शायद 7,125 थी, 7,125 थी प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने अज्यूम करी थी कि आपको कितने की बने, 4,000, तो 7,125 प्लस 4,000 का हाफ, तो 9,125. राइट, तो इट वुड बी 9,125 यूनिट्स। तो 9,125 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। चेक करो बेटा, ये डिफरेंट आ रहा है ना, ये अलग आ रहा है, यहाँ 9,125 है और वहाँ 11,113 है। एग्जामिनेशन में वैसे तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, बट जहाँ पर क्वेश्चन में सफिशिएंट डेटा ना हो, आई मीन आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। या जिस क्वेश्चन में बोल दे कि कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की पॉलिसी को फॉलो करती है,
कंपनी ईओक्यू को फॉलो करती है तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर आप याद करें ईओक्यू मॉडल में जब मैं टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालता था, ईओक्यू मॉडल में जब मैं टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालता था तो टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और वहां पर मैं एज्यूम करवा रहा था आपको कि वहां पे जिसने वो फॉर्मूला बनाया, क्या नाम था उसका, विल्सन। विल्सन ने एज्यूम किया था कि जितना भी ऑर्डर साइज होगा उसका आधा सामान हमेशा स्टोर रूम में पड़ा रहता है, राइट, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। वहाँ पे मैंने एवरेज इन्वेंट्री मानी थी। इसी वजह से यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर उठा देते हैं। हम ये मान के चलते हैं जो भी हमारा ऑर्डर साइज होगा उसका आधा तो हमारे पास रहेगा ही, और मिनिमम स्टॉक लेवल तो वैसे भी हम मेंटेन करते ही करते हैं। मिनिमम वाला अलग रखा हुआ है और फ्रेश ऑर्डर का आधा ये हमारे पास पड़ा रहेगा, आधा कंज्यूम हो जाएगा, फ्रेश ऑर्डर में से आधा पड़ा रहेगा। इसके अलावा मिनिमम तो पड़ा ही हुआ है, इसलिए एवरेज स्टॉक लेवल हो जाएगा मिनिमम प्लस हाफ ऑफ योर क्वांटिटी। दोनों से आंसर आपका अलग अलग निकलता है। बताओ ये क्लियर है या नहीं? फिर हम डेंजर स्टॉक लेवल पे आते हैं। क्लियर सर। क्लियर सर। ठीक, अब बात करते हैं डेंजर स्टॉक लेवल। अब बात करेंगे हम डेंजर स्टॉक लेवल की। तो वो स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा अभी दिखाता हूँ। डेंजर स्टॉक लेवल करने से पहले ऊपर आ जाते हैं एक बार फिर से। हाँ बताइए, ये वाला पोर्शन या इससे ऊपर वाला? ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये ले लो। डन सर। ओके, अब है डेंजर स्टॉक लेवल। व्हेन stock level falls below minimum stock level to such a critical level where a rush order रश ऑर्डर का मतलब होता है हम नए सप्लायर को बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी में इतनी क्वांटिटी चाहिए, इसको जल्दी दें, इसको रश ऑर्डर बोलते हैं। रश ऑर्डर का मतलब जल्दी डिलीवरी करने के लिए नए सप्लायर को बोलेंगे जो कि प्रीमियम चार्ज करेगा। When stock level falls below minimum stock level to such a critical level where a rush order is placed with alternate supplier it is known as डेंजर स्टॉक लेवल। इसको हम डेंजर स्टॉक लेवल बोलते हैं। इसका बेटा कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग फॉर्मूले इसके बताए हैं, और कोई बेसिकली यूनिफॉर्म इसके बारे में फॉर्मूला नहीं है। बट फिर भी हमारे मॉड्यूल में जो इसका फॉर्मूला यूज किया गया है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है कि पहले तो आप ये मानो कि आप अगले कुछ दिनों तक एवरेज कंजप्शन ही करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंजप्शन एक बार हमने आरओएल में ले लिया है, तो वहाँ पे वैसे तो हमने कवरेज करी है, तो हर जगह आपको बाकी जगह क्या लेना है बेटा, एवरेज लेना है। एवरेज कंजप्शन लेनी है आपको और मल्टीप्लाई करेंगे रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। नया सप्लायर कितने दिन में सामान डिलीवर करने को बोल रहा है ये अलग से दिया होगा। ये जो 3 दिन और 10 दिन की रेंज आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसके अलावा आपको सेपरेटली दी होगी, अलग से दी होगी। आपने अपने सप्लायर के जो 3 दिन है और जो 10 दिन है वहां से नहीं आपको लेने, अलग अलग से दिया होगा। आपको बोल देगा रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, सॉरी मैंने पीरियड लिख दिया, रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, क्या बोलेगा रीऑर्डर पीरियड फॉर रश ऑर्डर, ऐसे आपसे बोल देगा। तो समझ जाना ये डेंजर लेवल के लिए आपको डेटा दिया हुआ है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मान लो सपोज करो कि रीऑर्डर पीरियड
रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज 5 डेज है, मान लो 5 दिन का है। जिस बंदे से ला रहे हो वो कह रहा है मैं 5 दिन में सामान डिलीवर करूंगा, तो इसी बेसिस पे मेरा डेंजर स्टॉक लेवल कितना होगा? अगर मैं वही फिगर लेके प्लेस करूं तो मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, तो देखें जरा ध्यान से। तो मेरे पास जो एवरेज था वो कितना था? एवरेज कंजप्शन पे आ रहा हूँ मैं, वो था 300 प्लस 1200 1500, 1500 का आधा 750, 750 का मेरा एवरेज कंजप्शन था। और 750 5 दिन तक मुझे चलाना है, तो डेंजर लेवल कितना होना चाहिए? 750 अगले 5 दिन तक। इज इट 3750? चेक करना। Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो हमारा डेंजर लेवल 3750 होना चाहिए। जब हमारा स्टॉक मिनिमम लेवल से घटते 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 3750 पे आएगा, हम फटाफट से एक रश ऑर्डर मार देंगे और नए सप्लायर को बोलेंगे कि रश ऑर्डर पे डिलीवर कीजिए, रश ऑर्डर की डिलीवरी कीजिए। अगर वो कर देता है तो ठीक है, वो 5 दिन के बाद ले आएगा, तब तक अगले 5 दिन के लिए हमारे पास 750 यूनिट्स हैं। अगर वो 5 दिन में नहीं सामान दे रहा है, फाइनली हमें स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। स्टॉक आउट का ये मतलब है हमारा मटेरियल पूरे तरीके से खत्म हो गया है, हम वेट कर रहे हैं, लेबर भी वेट कर रही है, तो आप उसको बिना बात के पैसे दोगे, आपने उसको वेजेस तो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि लेबर की भी मार्केट में कई बार शॉर्टेज होती है, हम उन्हें कैजुअल बेसिस पे रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो आपको आइडल टाइम वेजेस इनकर करनी पड़ेगी। वहाँ कस्टमर भी वेट कर रहा है, वो भी परेशान हो रहा है, तो फ्यूचर सेल्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। राइट, तो हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट ROL। सबसे पहले ROL निकालते हैं। ROL का फॉर्मूला कैसे याद करोगे? अगर मैं वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बिठाना चाहूँ, ROL का फॉर्मूला कैसे याद होगा? ROL में दोनों चीजें मैक्सिमम वाली लेते हैं। हम ROL में ये मान के चलते हैं कि पूरा टाइम आने वाला है आगे, तो क्या करोगे? मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूले बेटा मेरे साथ रिवाइज करते रहना। ROL आपका होगा, अपने मन में रिवाइज करो, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर ROL से नीचे क्या होता है? ROL से नीचे होता है बेटा आपका मिनिमम, क्योंकि ROL से नीचे है तो माइनस करना पड़ेगा। आप ROL में से क्या माइनस करोगे? ROL में से आप एवरेज रेट के बेसिस पे और एवरेज रीऑर्डर पीरियड के बेसिस पे माइनस करोगे, तो मिनिमम का फॉर्मूला हो जाएगा ROL माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ROL से नीचे आ गए तो आ गया था मिनिमम। अब ROL से ऊपर जाओ, ROL से ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ? ROL से ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? बिना देखे बताओ कॉपी में। Maximum stock level. मैक्सिमम मिलेगा। ROL से ऊपर गए तो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ROL से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा। तो ROL में क्या प्लस करोगे? रीऑर्डर क्वांटिटी। ROL में क्या प्लस करोगे? रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी? या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, जो गिवन है उसी को ले लो। अगर नहीं गिवन है तो आपको EOQ का डेटा क्वेश्चन में दिया होगा, आपको EOQ का डेटा निकाल के आपने EOQ लेना पड़ेगा। अगर EOQ का डेटा भी है प्लस डिस्काउंट ऑफर भी है, तो एनालाइज करोगे विच वन इज बेटर, फिर जो बेटर होगा वो आप रीऑर्डर क्वांटिटी ले लोगे। ROL तो वैसे ही मैक्सिमम पे था, ROL तो वैसे ही मैक्सिमम पे था, उस पर आपने ROQ और प्लस कर दिया तो वो ज़्यादा ही हो गया। अब आपको इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए 3 बेसिस हैं, या तो मिनिमम के बेसिस पे माइनस कराएं, या एवरेज के बेसिस पे कराएं, या मैक्सिमम के बेसिस पे कराएं। क्योंकि हमारा आंसर हमें निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, तो हमें कम से कम माइनस करना पड़ेगा। अगर कम से कम माइनस करेंगे तो ही आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। इसलिए आप माइनस करोगे मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये निकालने के बाद आपको निकालना होता है एवरेज स्टॉक लेवल। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये 4 तो बेटा मेन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। बाय चांस कभी कभार ऐसा होगा कि आपसे डेंजर स्टॉक लेवल भी पूछेगा, तो डेंजर वाले का जो फॉर्मूला है उस पर क्या लेना है? एवरेज कंजप्शन लेनी है, और रीऑर्डर पीरियड आपको रश ऑर्डर वाला लेना है जो अलग से क्वेश्चन में दिया होगा। ये करने के बाद आपका स्टॉक लेवल निकल के आ जाएगा। बताओ बात क्लियर है या नहीं? Clear, sir. Clear, sir. ठीक है बेटे, तो बेटा आज मैं इतना ही करा रहा हूँ अभी। ऑल तो मुझे क्लास थोड़ा ज़्यादा लेनी थी और कुछ काम है घर में भी, फैमिली का भी टाइम आज संडे का, तो मैं भी इतना ही करा रहा हूँ।
और आप क्या करना है, आप मॉड्यूल से CMA मॉड्यूल से EOQ वाले क्वेश्चन करो और जितनी भी स्टॉक लेवल वाले क्वेश्चन है वो आप सारे सॉल्व करो। ठीक है, विकास ने मुझे प्रॉपरली, शायद विकास ने मुझे आंसर भेजा था, पूरा होमवर्क उसने किया भी है और मॉड्यूल से क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो आप लोग भी प्रैक्टिस वगैरह करते रहें। प्लस एक बुक आपको मैंने दे दी है PDF प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली, वहाँ से प्रैक्टिस करो। अगर वो नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट मॉड्यूल वाले क्वेश्चन तो जरूर कर लो। अभी इतना ही, कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। और कल क्या, कौन सी डे होता है कल, अकाउंट्स का या कॉस्टिंग का? कल मतलब अकाउंट्स का डे है, मंडे। हाँ ठीक है, तो कल अकाउंट्स करेंगे सुबह, कल सुबह अकाउंट्स करेंगे वही 7 से 9, फिर परसों कॉस्टिंग होगी इससे आगे। ओके, तो चलिए, गुड बाय एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। गुड बाय। स्क्रीन अप डाउन करनी है तो बता दो, एनीवन? चलो, आई अज्यूम कि सबका हो चुका है। गुड बाय बच्चों, खुश रहो।